नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर देख रहे थे और करंट अफेयर में हम लोग यहाँ पे जो मैगजीन कवर कर रहे हैं वो है आपका प्रतियोगिता दर्पण। ये एक वर्षिकांक मैगजीन है जिसमें अप्रॉक्स जो है 8 से 9 महीने का आपको इन्फॉर्मेशन है। तो आखिर ये ज़रूरी क्यों है? मेरा ये यहाँ पे स्टार्ट करने का पर्पज़ क्या है? तो आप सभी को पता ही है, कोई भी आप एग्ज़ाम लिखेंगे, चाहे आप यूपीएससी लिख रहे हैं या कोई भी स्टेट पीसीएस हो या वनडे एग्ज़ाम, करंट अफेयर का रेंज जो है पूछने का वो अधिक ही होता है और ये 1 से आपको 1.5 सालों का पूछा जाता है। तो इसे हम अभी कवर कर रहे हैं। बाकी आप सभी के लिए जल्द ही जो है साप्ताहिक करंट अफेयर जो है हम लेके आएँगे। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे राजनीतिक घटनाक्रम जो है देख चुके हैं और ये लेक्चर आपको अपलोड कर दिया गया है, तो इसे जाके आप देख सकते हैं। राजनीतिक घटनाक्रम में हम लोग बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे कवर किए थे। इसके अलावा दूसरा टॉपिक यहाँ पे पर्यावरण और जैव विविधता, ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं और इसमें भी आपको यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं, तो मैं सारे का लिंक जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे आप प्ले लिस्ट में जाएंगे और करंट अफेयर प्रतियोगिता दर्पण की एक प्ले लिस्ट है, तो वहाँ पे जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। देखिए, जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे पढ़ रहे हैं या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप एक यदि सीक्वेंस में काम करेंगे तब भी आप जो है इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। यदि आप 1-2 लेक्चर देखते हैं, फिर तीसरा नहीं देखते हैं, चौथा देख लेते हैं, एक आप सीक्वेंस यदि जब नहीं चलते हैं सीक्वेंस में, तो हो सकता है कहीं जो आप लेक्चर स्किप किए वहीं से क्वेश्चन बन जाए। क्योंकि देखिए, हमें पता नहीं कि एग्जामिनर जो है क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा, तो हमारा काम क्या है, सारे टॉपिक को जो है डेप्थ में पढ़ लेना। तो आप बिल्कुल कोई भी काम कर रहे हैं तो एक सीक्वेंस में काम करें। यहाँ पे एनसीईआरटी के भी वीडियो पैरेलली आपको चलाया जा रहा है, तो एनसीईआरटी का वीडियो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं और एनसीईआरटी के वीडियो में आप देखेंगे तो हम लोग हिस्ट्री यहाँ पे स्टार्ट किए हैं, तो आप जाके हिस्ट्री का वीडियो देख सकते हैं। मैं लिंक इसका भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये वीडियो जो है आपको शाम को अपलोड किया जाता है और करेंट अफेयर का वीडियो जो है आपको सुबह अपलोड किया जाता है, तो ये जाके देख सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल पे भी और सारी कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपके लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स का कुछ वीडियो यहाँ पे अपलोड किया गया है। फिजिक्स यहाँ पे कंप्लीट है, ये मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट जो है देने की कोशिश की गई है, तो आप रिवीजन पर्पज से या कंसेप्ट बिल्डर पर्पज से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। मैथमेटिक्स को भी आप देख सकते हैं, अर्थमेटिक पर्सन के मैथमेटिक्स जो है अपलोड किए गए हैं, तो इन सभी का लिंक मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ एक रीजनिंग का यहाँ पे, जो भी रिवीजन पर्पज से रीजनिंग का वीडियो देखना चाहते हैं, मिनिमम टाइम में अप्रॉक्स जो है 4 घंटे में आपको जो है एक वीडियो यहाँ पे अपलोड किया गया है। लाइव सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लाइव रिकॉर्डेड था, ये लाइव वीडियो था। नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको एक रीजनिंग का सेक्शन दिखेगा, वहाँ पे आपको वीडियो दिखेगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो इतनी सारी बातें आपके लिए है। आज हम देखने वाले हैं पर्यावरण। इससे पहले हम लोग क्या क्या देख चुके हैं ऑलरेडी, ध्यान देंगे तो इससे पहले जो है हम लोग पर्यावरण के बारे में हम लोग एक टॉपिक कवर किए थे, रामसर स्थल, काफ़ी महत्वपूर्ण था आप सभी के लिए, तो हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा ब्लू फ्लैग जो है प्रमाणन सर्टिफिकेट जो है क्या होता है, ये हम लोग देख चुके हैं। भारत की आर्टिक जो है नीति के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि बाघ जीव अभयारण्य क्या होते हैं और भारत में कितने बाघ जीव अभयारण्य हैं। इसके अलावा एक हम लोग लिविंग जो है प्लानिट रिपोर्ट देखे थे कि जीव जंतुओं की स्थिति में कितनी भारी गिरावट जो है आई है, हम लोग देखे थे कि 69% जो है गिरावट आई है। ये सब बात जो हम लोग पिछले लेक्चर में देखे हैं। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक पे जो है पूर्ण जो है प्रतिबंधित जो किया गया है, तो वो हम लोग देखे थे। तो आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पर्यावरण से रिलेटेड ही है। ये है आपको नोएडा में अवैध तरीके से बनाए गए सबसे ऊंचे ट्विन्स टावर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से विस्फोटक लगाकर ध्वस्त किया गया। देखते हैं ये मैटर जो है क्या है। चलिए, तो ध्यान देंगे, सुपरटेक बिल्डर द्वारा जो है नियमों कानूनों का
उल्लंघन करके नोएडा के सेक्टर आपको 93A में देखेंगे एमराल्ड कोर्ट में बनाए गए 2 बहुमंजिले जो है एपेक्स और शियान टावर्स को, देखिए टावर्स का नाम है एपेक्स और शियान, इसको 14 वर्ष तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के चलते विस्फोटकों की सहायता से 28 अगस्त 2022 को जो है ध्वस्त कर दिया गया। तो आखिर जो है इतने पैसे खर्च करके इतने बड़े जो टावर जो बनाया गया, इसको ध्वस्त करने के पीछे कारण क्या रहा, आखिर ये पर्यावरण को कैसे इफेक्ट करता है, आइए हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं और सीखने का प्रयत्न करते हैं। देखिए ट्विन टावर्स के नाम से जो है बहुत चर्चित हुए इन टावर्स में एक था सियान टावर जो आपको 29 मंजिला था, तथा दूसरा एपेक्स जो 32 मंजिला था। आप इमेज में देख सकते हैं और ये न्यूज काफ़ी जो है चर्चा में रहा था। ठीक है, विस्फोटक का उपयोग करके इसको उड़ाया गया था। तो इतनी इतनी बड़ी टावर को जो है उड़ाने का आखिर पर्पस क्या रहा होगा, ठीक है, आखिर सरकार को जो है ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा। देखिए नोएडा प्राधिकरण और अन्य अधिकारियों के साथ मिली भगत से पहले ही ओपन स्पेस बताए गए इस क्षेत्र में नियम के विरुद्ध टावर जो है 16 और 17 का निर्माण सुपरटेक बिल्डर्स ने किया था। तो ये नियम के विरुद्ध जो है बनाया गया था। इस बीच समय समय पे टावर्स की ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति भी नोएडा प्राधिकरण द्वारा दी जाती रही और दोनों टावर्स के बीच कम से कम 16 मीटर की दूरी नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत, ध्यान देंगे तो नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत जो है आपको मिनिमम कितना दूरी होना चाहिए, 16 मीटर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, ध्यान देंगे तो 16 मीटर आपको मिनिमम दूरी रखना है, बट यहाँ पे आप यदि ध्यान देंगे तो इसकी उपेक्षा करके ये 9 मीटर दूरी केवल रखा गया। ठीक है, तो ये एक गलत कदम था। पहला यहाँ पे गलती ये हुआ कि 9 मीटर ही दूरी रखा गया और यह टावर सुपरटेक द्वारा खड़े किए गए 915 फ्लैट और 21 दुकानों का निर्माण करके उनका आवंटन भी निवेशकों को बिल्डर्स द्वारा किया गया था। टावर्स के नियम के विरुद्ध होने के कानूनी लड़ाई पड़ोसी 1 से 15 टावर्स के निवासियों की सोसाइटी द्वारा लड़ी गई थी, जो चरणबद्ध तरीके से सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गई। तो सबसे पहले ये मामला कहाँ गया था, 6 वर्ष तक लंबा संघर्ष रहा। इलाहाबाद जो है उच्च न्यायालय इस टावर्स को जो है गिराने का आदेश 2014 में ही दे दिया था। आप सभी को पता ही होगा कि जब भी आपका हाई कोर्ट कोई डिसीजन लेता है, आप यदि उससे संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और वैसा भी इस मामले में हुआ। पहले जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट 2014 में इसे गिराने का निर्देश दिया। इसके बाद उच्च न्यायालय के इस आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई, किसके द्वारा, सुपरटेक के द्वारा, और पूरे मामले में एक समिति द्वारा जांच कराने और सभी पक्षों के सुनवाई के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय ने टावर गिराने का आदेश 31 अगस्त 2021 को दिया। इसके बाद तमाम जो है बहुत सारी अड़चनें आई, रुकावटें आई और ध्वस्तीकरण जो है ये कार्य टलता रहा और अंततः जो है 28 अगस्त 2022 को ये जो है 2:30 पे कुतुब मीनार से भी ऊंचे भ्रष्टाचार के प्रतीक इन टावरों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विस्फोटक के जरिए धाराशाही कर दिया गया। तो ये आपके लिए जो है खबर थी। आगे देखते हैं। इतना ही नहीं, लगभग जो है 500 करोड़ रुपए की लागत से बने इन टावरों को गिराने के लिए लगी लागत भी भरपाई बिल्डर्स के द्वारा की गई। तो 500 करोड़ का लागत से बने जो इन टावरों को गिराने की जो भरपाई हुई, यानी जो खर्च हुआ, वो भी इनको पे करना पड़ा। ठीक है, तो इनका टावर्स जो है वो तो गया ही, साथ साथ इनको 500 करोड़ रुपए भी देने पड़े। टावर्स को गिराने के आसपास के भवनों पे जो है कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए टावर फॉल आपको इम्प्लोजन तकनीक का इस्तेमाल किया गया और इसके लिए अनुबंधित जो है दक्षिण अफ्रीका की कंपनी है एडीफिस इंजीनियरिंग, और उसकी सहायता से कंपनी जेट जो है डिमोलिशन द्वारा किया गया ताकि जो है आसपास कोई नुकसान नहीं पहुंचे। ये कैसे किया गया, तो मात्र जो है 12 सेकंड में दोनों टावर्स को ध्वस्त करने के लिए यहाँ पे 3700 केजी विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। अब 3700 केजी विस्फोटक से हम 12 ब्रह्मोस मिसाइल बना सकते थे, तो देख सकते हैं आप। और
पृथ्वी मिसाइल जो है 4 गुना तथा अग्नि मिसाइल के 3 गुना है ये। तो आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ, ठीक है, और केवल 12 सेकंड में ध्वस्त किया गया। ध्वस्तीकरण के फलस्वरूप केवल 12 सेकंड में ही दोनों टावर्स यहाँ पे देखेंगे 85,000 जो है किलो मलबे में रूपांतरित हो गया। टावर बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोषी करार दिए गए अधिकारियों को नोएडा प्राधिकरण के 24 अधिकारी और 4 बिल्डर प्रबंधक और 2 वास्तुविद शामिल है। इन सभी के विरुद्ध नियमों का उल्लंघन के लिए एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। 24 अधिकारियों में से 18 अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि 6 जो है निलंबित है। ये खबर थी आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे टावर जो है गिराया गया था अवैध रूप से। तो अवैध रूप से कभी भी कोई काम किया जाएगा तो गवर्नमेंट उसको जो है रेक्टिफाई जब बाद में करेगी तो फिल्टर करके ऐसी ऐसी काम करती है। तो अवैध रूप से कोई काम ना करे, ठीक है। चलिए अगला जो है आपके लिए जो खबर है ये है, इंदौर जो है लगातार छठे वर्ष भी भारत का सबसे स्वच्छ शहर और भारत का पहला जो है 7 सितारा कचरा मुक्त शहर बना। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए 7 सितारा जो है कचरा मुक्त शहर कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा इंदौर, ठीक है। अब रिपोर्ट आया ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का, इसको पुरस्कार भी मिला, देखते हैं। चलिए सिंपल सी कहानी ये है कि ये जो रिपोर्ट कौन लेके आता है, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने 2022 में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों का वितरण जो है इस मंत्रालय के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी की उपस्थिति में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 अक्टूबर 2022 को जो है किया। मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है एक बार पुनः देश में सबसे स्वच्छ शहर के रूप में इनको ये पुरस्कार दिया गया और ये छठा बार लगातार इनको ये पुरस्कार दिया गया। ध्यान देंगे इंदौर को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है और स्वच्छता के इन पुरस्कारों का वितरण जनसंख्या के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में दिया जाता है, यानी जनसंख्या के बेसिस पे आपको विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है। आइए देखते हैं। तो पहला कैटेगरी है आपको 1 लाख से अधिक की बात की जा रही है। यदि जनसंख्या मान लीजिए किसी शहर की 1 लाख से अधिक हो, 1 लाख से अधिक हो तो जनसंख्या वाले शहरों में जो है स्वच्छतम शहर का क्लीनेस्ट सिटी का पुरस्कार इंदौर को दिया गया। यही बात करें तो सूरत और नई मुंबई इस मामले में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। तो याद रखेंगे स्टेटमेंट जो आपसे पूछा जा सकता है, स्वच्छता में जो है स्वच्छ शहर में क्लीनेस्ट सिटी में पहले नंबर पर कौन रहा, इंदौर रहा, दूसरे नंबर पे आपको सूरत और तीसरे नंबर पे नवी मुंबई। दूसरा है 1 लाख से कम की बात करें तो इसमें जो है पहला स्थान महाराष्ट्र का जो है पंचगनी, दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ का पाटन तथा तीसरा स्थान महाराष्ट्र के कराड़ का रहा। तो ये जो है 1 लाख से कम जनसंख्या में है, पहला रिपोर्ट जो है 1 लाख से अधिक में था। कैंटोनमेंट्स की बात की जाए तो कैंटोनमेंट्स बॉर्डर में जो है स्वच्छतम कैंटोनमेंट की बात की जाए तो ये पुरस्कार जो है महाराष्ट्र के देवलाली को दिया गया। पिछले वर्ष इस श्रेणी में पहला स्थान अहमदाबाद कैंट का था, अभी जो है महाराष्ट्र के देवलाली का है। इस श्रेणी में दूसरा और तीसरा पुरस्कार की बात करें तो अहमदाबाद और महू जो है मध्य प्रदेश का रहा। बाकी नीचे ये आपको है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में बात करें सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का, ये बात हो रही है सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन, ठीक है। ध्यान देंगे सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन की बात करेंगे हम तो ये पुरस्कार जो है हरिद्वार उत्तराखंड को मिला। सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन हरिद्वार उत्तराखंड। दूसरा और तीसरा स्थान की बात करें तो दूसरे पे वाराणसी और तीसरे पे ऋषिकेश रहा। तो सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन जो है पहला स्थान पे आपको हरिद्वार, दूसरा वाराणसी और तीसरा ऋषिकेश रहा। 1 लाख से कम की बात करेंगे यदि तो गंगा शहर में पहला स्थान बिजनौर का रहा, इसके बाद कन्नौज और गढ़ मुक्तेश्वर का स्थान रहा। आगे देखते हैं, राज्यों को भी पुरस्कार दिया जाता है। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों में राज्यों के स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश को मिला। तो राज्यों में जो है 100 से अधिक जो है स्थानीय निकायों में यानी अर्बन लोकल बॉडीज की बात की जा रही है। सबसे स्वच्छ राज्य किसको बताया गया, ये बताया गया आपको मध्य प्रदेश को, जबकि दूसरा और तीसरा स्थान जो है दूसरे पे छत्तीसगढ़ और तीसरे पे महाराष्ट्र रहा। इस श्रेणी में पहला स्थान पिछले वर्ष जो है छत्तीसगढ़ को था, अब की बार जो है ये मध्य प्रदेश के पास है, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला जो है सबसे स्वच्छ जो है शहर, तो आप देख सकते हैं पहला जो है इंदौर मध्य प्रदेश में, दूसरा सूरत गुजरात का, तीसरा महाराष्ट्र का
आपको नई मुंबई। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम चौथे स्थान पे रहा। 5वें स्थान पे विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का। मध्य प्रदेश का भोपाल 6वें स्थान पे। नेक्स्ट देखेंगे आंध्र प्रदेश का तिरुपति और कर्नाटक का मैसूरू यानी, और दिल्ली का नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर। तो देखिए ये रिपोर्ट में रहा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं और प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहाँ पे बनता भी है। तो बनाने वाला क्वेश्चन इसको बना सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इंदौर, सूरत और नई मुंबई जो है स्वच्छता में टॉप 3 में रहे। आपको पहला स्टेटमेंट दे दे, ठीक है। ये रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है, दूसरा स्टेटमेंट दे दे, ठीक है। आपको मेंशन करे कि 1 लाख से कम जनसंख्या वाले में पहला स्थान महाराष्ट्र को रहा, ठीक है, दूसरा छत्तीसगढ़ को रहा। पूछे कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आप उत्तर कर सकते हैं। तो ऐसे फॉर्मेट में अपने आप को तैयार रखें। तो ये 1 लाख से जो है अधिक में बात करें तो इंदौर नंबर 1 पे, सूरत नंबर 3, नवी मुंबई 4 और विशाखापट्टनम नंबर 4 पे रहा। नई मुंबई जो है नंबर 3 पे रहा, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको, टॉप 10 को भी एक नज़र में ध्यान रखेंगे। आगे देखिए 1 लाख से कम की बात की जाए तो पंचगनी जो है महाराष्ट्र का, छत्तीसगढ़ का पाटन और महाराष्ट्र का कराड़, ये टॉप 3 में रहे ये लोग। और महाराष्ट्र का ही लोनेवाला और महाराष्ट्र का करजात। तो इसमें देखेंगे तो महाराष्ट्र का इसमें 4 शहर, ठीक है, 4 इसमें आपको सिटी देखने को मिले, पंचगनी, कराड़, लोनेवाला और करजात। आगे देखते हैं 100 से कम शहरी निकायों वाले राज्यों में अगर बात किया जाए तो हम लोग 100 से अधिक का ये सीरीज देखे थे कि मध्य प्रदेश उसमें नंबर 1 रहा था। 100 से कम वाले की बात किया जाए तो स्वच्छतम शहर का पुरस्कार जो है त्रिपुरा को दिया गया। और दूसरा और तीसरा की बात करें तो दूसरा झारखंड और तीसरा उत्तराखंड को मिला। तो 100 से कम शहरी निकायों की बात करें तो आपको पता है, ठीक है, पहला त्रिपुरा, दूसरा झारखंड और तीसरा जो है उत्तराखंड रहा। कचरा मुक्त शहरों के लिए रेटिंग जो है 2018 से जो शुरू की गई थी और इंदौर को देश के पहले 7 स्टार कचरा मुक्त शहर रेटिंग प्रदान की गई है। तो ध्यान रखें इंदौर को जो है आपको 7 स्टार रेटिंग मिली है। चलिए आगे देखते हैं। जबकि यदि बात करें हम लोग तो सूरत, भोपाल और नई मुंबई, मैसूर, विजयवाड़ा, तिरुपति को 5 स्टार रेटिंग मिली है। ये भी आप बात याद रखेंगे, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। 5 स्टार रेटिंग वाले कौन कौन से शहर हैं? सूरत, भोपाल, नई मुंबई, मैसूर, विजयवाड़ा और तिरुपति। 7 स्टार रेटिंग वाला एक ही शहर है, वो है इंदौर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवास और शहरी विकास मंत्रालय के स्वच्छता सर्वेक्षण में यह लगातार जो है इसका 7वां वर्ष था। सबसे पहली बार सर्वे जो किया गया था ये 2016 में किया गया था। 2016 में सबसे पहली बार किया गया था। इसमें जो है 73 शहरों को शामिल किया गया था। अभी हम बात करें 2022 में, ये इसमें देखेंगे 4355 शहरी निकाय को शामिल किया गया था। तो पहला सर्वे में 73 सर्वे को, जबकि अभी लेटेस्ट जो सर्वे हुआ तो इसमें 4355 शहरों को रखा गया। तो ये था आपके लिए एक रिपोर्ट भारत सरकार का, ठीक है, कि स्वच्छता में जो सबसे नंबर 1 रहा इंदौर रहा। तो सारे फैक्ट ध्यान में रखेंगे। ये जो शुरू किया गया था कब? ये शुरू किया गया था 2016 में, ठीक है। जितना फैक्ट मैं हाईलाइट किया इसको आप याद रखेंगे। लेक्चर को जो है रिपीट करके सुनते रहेंगे। यदि 6-7 आप लेक्चर देख लेते हैं तो एक बार उसे जरूर रिपीट करेंगे, जिससे आपको जो है डाटा फिर से फीड हो जाए। चलिए एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो चर्चा हम लोग करते हैं, ठीक है। भारत में जो है वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, ये वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 बताता है। देखिए वन रिपोर्ट जो है हमेशा 2 वर्ष पे लाया जाता है। पिछली बार जो है वन रिपोर्ट आया था 2019 में, अभी आया है 2021 में। ये रिपोर्ट क्या बताता है, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। स्पेशली मैं बात करूं तो वन की जो है कोई स्पेशल यहाँ पे डिफिनीशन है नहीं, ठीक है, कि वन क्या होता है, बट डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शन है इसको लेके कि आखिर वन हम किसको कहेंगे, ठीक है, वृक्ष किसको कहेंगे, ठीक है, कंफ्यूजन बनी रहती है यहाँ पे। तो देखिए वृक्ष हम किसको बोलते हैं? कोई भी यदि पौधा है, मान लीजिए यदि वह 2 वर्ष तक मिनिमम जो है 2 वर्ष तक जीवित रहता है और इससे हम लोग लकड़ी वगैरह जो है प्राप्त करते हैं, तो इसको हम लोग वृक्ष बोल देते हैं, ठीक है। और यदि वृक्षों का घनत्व जो है
यदि मान लीजिए सामान्य से अधिक हो गया, ठीक है, तो इसे ही हम वन बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल मैं क्या बताया यहाँ पे समझेंगे। ये कंफ्यूजन जो है क्रिएट होता है। वन और वृक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। वृक्ष किसको बोलते हैं? वैसा पौधा जो कम से कम जो है 2 वर्ष तक जीवित रहे। ठीक है, पौधा जो है 2 वर्ष तक जीवित रहना चाहिए और इससे हमें लकड़ी भी प्राप्त हो, तो इसे हम वृक्ष के कैटेगरी में रखते हैं। अब देखिए, जैसे कुछ हम सब्जियों की खेती करते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए आप बैगन का जो है एक पौधा लगाए हैं, तो बैगन का पौधा जो है वृक्ष नहीं कहलाएगा। ठीक है, बैगन के पौधा को आप वृक्ष नहीं कहते हैं क्योंकि ये 2 वर्ष का जो है ये फसल होता नहीं है। तो आप ध्यान देंगे वृक्ष किसको कहते हैं। और मान लीजिए बहुत सारा ट्री है, बहुत सारे वृक्ष है, ठीक है, और इन सारे वृक्षों के समूह को क्या बोलते हैं? हम वन बोलते हैं। और ये वृक्ष का समूह जब यदि सघन हो जाते हैं, ठीक है, यानी औसतन जो है औसत से यदि अधिक हो गया, इनका घनत्व तो ज़्यादा सामान्य से हो गया, तब इसे हम वन बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई 2 पौधा देख के, 2 वृक्ष देख के इसको हम वन जो है डिफाइन कर दें। कहीं पे मान लीजिए कि 2 जो है पेड़ लगे हुए हैं और इसे हम बोल दिए कि हम अभी वन देख के आए हुए हैं, काफ़ी जो है ये सघन वन है। तो देखिए, सिंपल सी कहानी कहने की ये मैं आपको ये बात बताने का यहाँ पे प्रयत्न कर रहा हूँ कि वन और वृक्ष में अंतर क्या है। आई थिंक आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा। तो आप रीजनिंग वगैरह पढ़ते होंगे तो सॉल्व करते होंगे, तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मैं 2 स्टेटमेंट दे रहा हूँ। सभी वृक्ष वन है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है सभी वन वृक्ष होते हैं। ठीक है, आप बताएंगे इसमें स्टेटमेंट एक सही है, पहला स्टेटमेंट सही है या दूसरा सही है या दोनों सही है। ठीक है, 1 और 2 या इन दोनों में से कोई नहीं सही है। ठीक है, आप बताएंगे। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं भारत का वन रिपोर्ट। ठीक है, कुछ बेसिक सी बातें हैं। राज्य जो है अपना अपना वन का कुछ डिफिनीशन भी अपना लिखता रहता है। ठीक है, चलिए, वन जो है बाद में चल के हमारे संविधान में यदि बात करेंगे तो संविधान के 7वीं अनुसूची में भी वन के बारे में बात की गई है और ये वन जो है समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, तो इस पे जो है राज्य और देश दोनों इस पे काम करते हैं वन के लिए। ठीक है, तो आप देखेंगे तो राज्य का एक अपना अलग वन रिपोर्ट आएगा, देश का आप अपना एक अलग जो हम लोग वन रिपोर्ट देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो इस खबर को देखते हैं हम लोग। देखिए, वन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बात कर लेता हूँ इससे रिलेटेड। देखिए, वन जो है 3 तरह के वन जनरली होते हैं। एक रिजर्व फॉरेस्ट होता है, ठीक है, एक आपको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है और एक आपको अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है। यानी एक आरक्षित वन होता है आपको, एक संरक्षित होता है और एक असुरक्षित होता है। तो आरक्षित किसको बोलते हैं? गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट इस पे निगरानी रखती है, गवर्नमेंट डायरेक्ट इस पे निगरानी रखती है, गवर्नमेंट का डायरेक्ट इस पे कमांड रहता है, वो आरक्षित होता है। और ऐसे क्षेत्र जो है पशु चरगाह के लिए जो है यूज नहीं किए जाते हैं, प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है। संरक्षित जो वन होते हैं, प्रोटेक्टेड वन की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी भी देखभाल जो है सरकार करता है, लेकिन यहाँ पे जो है मवेशी चराने का इजाज़त दिया जाता है जब आप वन को जो है क्षति ना पहुँचाए तो। लेकिन आप देखेंगे ये आरक्षित वन में बिल्कुल अनुमति नहीं दी जाती है। ठीक है, इसमें सामान्य लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। और असुरक्षित वन आप सभी समझ चुके होंगे, इसमें वृक्षों को काटने चाहे मवेशी को चराने इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो गवर्नमेंट जो है ऐसे ऐसे जो है डिफाइंड की है कि कौन सा आरक्षित वन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और वन वगैरह के बारे में यदि आप पढ़े होंगे तो आप सभी को पता ही होगा कि वन जो है औसत वर्षा के आधार पे वन को बताया जाता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं कुछ। ठीक है, कि मान लीजिए कि बारिश आपको पता ही है कि बारिश का क्या स्थिति होता है। तो बारिश का स्थिति पूरे भारत में जो है सामान्य एक समान होता नहीं है। ठीक है, कुछ क्षेत्र में देखेंगे तो 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होगा। ठीक है,
तो 200 सेंटीमीटर से यदि अधिक बारिश होता है आपको, तो वैसे क्षेत्र में जो है आपको आर्द्र जो है उष्णकटिबंधीय वन देखने को मिलते हैं। टेम्परेचर वहाँ पे लगभग 22 डिग्री सेल्सियस के करीब में होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में लेते हैं। एक आपको अर्ध सदाबहार वन होता है, जहाँ पे जो है बारिश उससे कम होती है। उसके अलावा देखेंगे तो कुछ हिमालयी वन भी आपको देखने को मिलते हैं, घनत्व तो उनका कम होता है। ठीक है, ये सब जो है वन है। ठीक है, एक पर्णपाती वन होते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, जो अपने पत्ते जो है समय समय पे क्या करते हैं, गिराते रहते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग सीधे अपने रिपोर्ट पे आते हैं। ये कुछ इससे फैक्ट रिलेटेड था जो आपको जानने की जरूरत थी। देखिए, भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट के संबंध में जो रिपोर्ट आया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, ये 2021 की रिपोर्ट है। केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 13 जनवरी 2022 को जारी किया गया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारत जो है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात करें, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो शीर्षक से इस रिपोर्ट का प्रकाशन जो है ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक इमेज आपको दिख रहा है। नई दिल्ली में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जारी किए जाने के अवसर पे संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या रिपोर्ट रहा, इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें रही, इस रिपोर्ट को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये रिपोर्ट जो है कब आया, 2021 में आया, 2 वर्ष में आता है, द्विवार्षिक रिपोर्ट है ये। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का ये रिपोर्ट है। तो देखते हैं ये इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या बताता है आपको। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वन और वृक्ष, इसलिए मैं छोटे छोटे टर्म आपको पहले ही क्लियर कर दिया। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वन किसको कहते हैं, वृक्ष किसको कहते हैं। तो इसके आधार पे रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पे जो है 3 तरह के आपको वन बताए गए हैं। देखिए यहाँ पे एक अति घने वन है, मध्यम और खुले वन। देखिए नीचे इसको पहले देख ले, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अति घन वन जो है क्या होता है, देखिए वेरी डेंस फॉरेस्ट, जहाँ 70% या उससे अधिक वृक्ष जो है आवरण हो, यानी 70% वैसा क्षेत्र जहाँ मिनिमम आपको 70% या उससे अधिक वन हो इस रीजन में। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अति घने वन। अगर मॉडरेट जो है किसको बोलते हैं, मध्यम, जहाँ 40% से अधिक और 70 से जो है कम हो। और खुले वन किसको बोलते हैं, जहाँ 10 से 40%, यानी खुले वन में आपको वन जो है कम डेंस देखने को मिलेंगे। यानी डेंसिटी के आधार पे ये 3 भागों में बांटा गया है। सिंपल सी कहानी ये है। ये मैं आपको 3 यहाँ पे एरिया दिखाता हूँ। ठीक है, पहला आपको अति सघन वन है, अति घने वन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अति घने वन में जो है यहाँ पे आपको वृक्षों का जो है डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इससे कंपेयर करेंगे यदि आप मध्यम घने वन को, तो यहाँ पे जो है डेंसिटी आपको कम देखने को मिलेगा। और यदि आप खुले वन में आएंगे तो यहाँ पे आपको डेंसिटी सबसे कम देखने को मिलेगा। तो डेंसिटी के बेसिस पे, घनत्व के बेसिस पे, देखिए घनत्व होता क्या है, आप सभी को पता ही होगा कि घनत्व हम किसे कहते हैं। जो भी आपको एरिया दिया है, ये एरिया सबका समान ही है, मान लीजिए ये एरिया सबका सेम है, और इस एरिया में यदि अधिक वन लगे हुए हैं, मान लीजिए इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, 100 इसमें वृक्ष लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें सेम ही एरिया है, लेकिन यहाँ पे वृक्ष जो है मान लीजिए 45 लगा हुआ है। ठीक है, चलिए इस एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए जो है आपको 80 जो है वृक्ष है इसमें, यहाँ पे मान लीजिए 50 वृक्ष है, और यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे जो है आपको इसमें जो है आपको, चलिए एज्यूम करते हैं 20 वृक्ष है। तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, आपको अति घने वन है। ठीक है, ये अति घने वन है, चूंकि ज़्यादा डेंस है, आप देख रहे हैं अति घने। ये क्या हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा। ठीक है, मध्यम हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा खुले वन हो जाएगा। अब इसमें आवागमन भी, इसमें रास्ता भी इजली बन सकता है। ठीक है, तो आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा। चलिए, इस रिपोर्ट में बताया गया है, ठीक है, ये रिपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको इसको थोड़ा डिटेल में देख पड़ रहे हैं। और मैं आपको बताया था कि जब भी कोई ऐसा मैटर आएगा तो हम वहाँ पे चर्चा करेंगे। यदि कोई इंपॉर्टेंट मैटर नहीं रहा तो हम वहाँ पे इसको एज ए फैक्चुअल देख के और आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए, अति घने वन की बात करें तो 2019 की स्थिति क्या थी, देखेंगे तो यहाँ पे 99,278, और यहाँ पे देखेंगे तो 99,779,
यानी इसमें वृद्धि हुआ है। देखिए 99,700 जो है 79, ठीक है, 99,779 पहले जो रहा था 99,278 रहा था। यानी वृद्धि यहाँ पे देखेंगे आपको तो वृद्धि देखने को मिल रहा है एक, और यहाँ पे 0 हो गया और ये 5, तो यहाँ पे आपको देखने को स्पष्ट जो है वृद्धि देखने को मिल रहा है। 5 से 1 जो है वर्ग किलोमीटर पहले से अति घने वन में वृद्धि देखने को मिल रहा है। और प्रतिशत में देखेंगे यहाँ पे तो ये लगभग 3.04% जो है यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट है। यदि मध्यम की बात करें तो यहाँ भी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, ये 9.33%। खुले वन में भी 9.34% वृद्धि देखने को मिल रहा है। ओवरऑल कुल वन क्षेत्र की बात करें हम लोग तो इसमें भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। तो ये आपके लिए क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ये कितना है, 7 लाख जो है 13,789 है अभी, और 2019 का रिपोर्ट क्या था, 7,12,249। लेक्चर अगर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो परेशान नहीं होना है, आप लेक्चर को फास्ट करके सुन सकते हैं। बाकी ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ। ये हो गया आपका 0, ये 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 1। यहाँ पे देख सकते हैं 1540 जो है वर्ग किलोमीटर इंक्रीमेंट हुआ है। आपसे डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप बताएं कि पिछले जो है वन रिपोर्ट की तुलना में इस बार जो है कितना वर्ग किलोमीटर वनों में वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये लगभग जो है आपको 1540 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई है, इस बात को याद रखेंगे। प्रतिशत में भी याद रखेंगे, आप देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये जो मैं आपको डाटा बता रहा था ये प्रतिशत था, ये इंक्रीमेंट नहीं था, ठीक है। ये जो है मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, बाई मिस्टेक मैं आपको बता दिया, ये टोटल अभी जो स्थिति है 21.71% जो है कुल वन क्षेत्र है। टोटल जो है 21.71% जो है वन क्षेत्र है। अति घने वन इसमें 3%, मध्यम 9 और खुले जो है 9 है। तो ये स्थिति है, ठीक है। ये जो है वृद्धि का यहाँ पे डाटा नहीं है, ठीक है। चलिए वृद्धि आप निकालेंगे तो वृद्धि कम आएगा, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये क्या है, टोटल है, प्रतिशत में है, और टोटल अगर बात करें तो 21.71 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झाड़ियों की बात करें यहाँ पे स्क्रब, तो ये लगभग 1.42 है, जबकि गैर वन क्षेत्र जो है ये 76.87 है। तो ये रिपोर्ट था, आगे देखते हैं। नॉइज वगैरह अगर कहीं आपको वीडियो में जा रहा होगा तो इसे इग्नोर करेंगे, कंटेंट पे ध्यान देंगे, टॉपिक पे ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो है आपको एडिटेड वीडियो नहीं होता है। देखें तो ये आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा है, डायग्राम में देखें एक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि वनों की स्थिति क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, पहला ये बड़ा सा रीजन ये गैर वन क्षेत्र का है, ठीक है। दूसरा आप देखिए झाड़ियाँ 1.42%, खुले वन जो है 9, मध्यम 9.33 और अति सघन जो है ये 3.04 ही है, ठीक है। चलिए ये हम लोग डिफिनेशन देख लिए थे, ठीक है। झाड़ियाँ क्या होती है, 10% से भी कम जो है वृक्ष आवरण को हम लोग झाड़ियों में काउंट करते हैं। 10% से भी कम हो, ठीक है, 10% से अधिक और 40 से कम खुले वन, 40 से अधिक और 70 से कम मध्यम, और 70 से अधिक प्रतिशत हो तो उसे हम अधिक वृक्ष लगा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, अति घने वन बोलते हैं। चलिए ये सब आपका मैटर क्लियर हो गया होगा। आइए इस रिपोर्ट में और क्या क्या है जो हमारी काम की बातें है उसको देख लेते हैं। तो आप सभी को पता ही है कि ये रिपोर्ट जो है 2-2 वर्ष के अंतराल पे जो है लाया जाता है। पिछली बार 2021 में लाया गया था, 1987 से ये किया जाता है। 2001 यदि 21 की बात करें तो ये रिपोर्ट जो है 17वीं रिपोर्ट थी। सबसे पहली बार 1987 में लाई गई थी, ठीक है, याद रखेंगे। 2021 में है 17वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ये पिछली जो है 16वीं रिपोर्ट 2019 में आई थी, दिसंबर 19 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फॉरेस्ट सर्वे इंडिया जो है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2019 की रिपोर्ट में ये आपको डाटा दिया गया है, 2019 का रिपोर्ट है। तो यहाँ पे देखें 21.71 है, ठीक है। और अभी हम लोग 2000 यहाँ पे 22 का जो है 2021 का डाटा देखे थे, 21.71 ही दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आपको 2019 का जो है रिपोर्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए,
एरिया में यदि बात करें 2019 का ये रिपोर्ट कुल बता रहा है आपको 7,13,700 आपको 89, यहाँ पे हम लोग यही देख रहे थे। ठीक है, ये यहाँ पे जो है आपको ये रिपोर्ट जो है 2021 का ही है। ठीक है, ये जो है डाटा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये 2000 जो है आपको 21 का ही रिपोर्ट है। ठीक है, इसे करेक्ट कर लेंगे, हो सकता है कभी कभी जो है मैगजीन में आपको प्रिंट मिस्टेक हो जाता है। तो ये जो है रिपोर्ट जो है अभी हम लोग ये डाटा देखे थे थोड़ी देर पहले 7,13,789। ठीक है, यहाँ पे देखें ये 2021 का रिपोर्ट है और इससे पहले 7,12,249 था। तो यहाँ पे आपको गलत मेंशन किया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको करेक्ट करेंगे, ये रिपोर्ट जो है 2021 का है। इसके अनुसार जो है 7,13,779 वर्ग किलोमीटर है। देश के अगर कुल क्षेत्रफल का बात करें तो 21.71% है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त 95,778 जो है वर्ग किलोमीटर वृक्ष आच्छादित है। वृक्षों का है, वो हम लोग वन का देख रहे हैं। ठीक है, तो वृक्ष और वन में अंतर होते हैं, आप सभी को पता ही है। इस प्रकार कुल वन और वृक्ष आच्छादित बात करें तो आप दोनों ऐड करेंगे, ये 7 लाख और ये 95,000, तो ये लगभग आपको दिखेगा 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। वन क्षेत्र में 1540 वर्ग किलोमीटर की जो है, देखिए अभी हम लोग देखे थे कि वन क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है 1540 की हुई है। ठीक है, चलिए तो ये सब डाटा दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2019 का ये रिपोर्ट था। ठीक है, ये 7 लाख जो है 12,249। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के हिसाब से देख लेते हैं कि देश में जो है सर्वाधिक वन किस राज्य में है। तो देखिए देश में अगर राज्यों की बात करें तो सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पे कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए 2 डाटा होता है, ध्यान देंगे, एक होगा वन क्षेत्र टोटल, ठीक है, और एक होगा वन प्रतिशत। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको वन क्षेत्र पूछ रहा है और वन प्रतिशत, तो डाटा दोनों अलग अलग होंगे, ध्यान रखेंगे। वन क्षेत्र पूछेगा तो आपका आंसर दूसरा होगा, वन प्रतिशत आपका आंसर जो है चेंज हो जाएगा। हो सकता है कभी कभी सिमिलर भी हो, मैं इसको समझा देता हूँ सिंपल। मान लीजिए 1 स्क्वायर किलोमीटर जो है आपका ये एरिया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के पास मान लेते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, एज्यूम करते हैं। ठीक है, और एक और स्टेट है, मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे जो है आपको, चलिए इसको एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, 100 जो है स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, 100 स्क्वायर किलोमीटर एज्यूम करते हैं यहाँ पे, और इसको हम लोग एज्यूम करते हैं 50 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, एक्चुअल में डाटा है नहीं, मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब मध्य प्रदेश में हम मानते हैं कि 100 स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पे 70% वन है। ठीक है, यानी लगभग 70 स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पे वन लगा है मध्य प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में है, एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि 40 स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पे वन लगा है। तो आप देखेंगे जब प्रतिशत निकालेंगे तो ध्यान देंगे यहाँ पे ये 100 में 70 है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 70% आ जाएगा। ठीक है, दूसरे अगर देखेंगे तो यहाँ पे टोटल जो है 50 है और 50 में कितना है, 40 है। तो ये प्रतिशत यदि आप निकालेंगे तो ये आपको 80% आ जाएगा। ध्यान दें, ये 80% आ गया और ये 70% आया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र तो अधिक है, वन क्षेत्र 70 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ पे केवल 40 स्क्वायर किलोमीटर ही है। तो वन क्षेत्र तो यहाँ पे अधिक दिख रहा है, बट प्रतिशत में ये कम हो जा रहा है। इसलिए मैं आपको बताया कि जरूरी नहीं कि जिसका वन प्रतिशत जो है ज़्यादा हो उसमें वन भी ज़्यादा हो, ये जरूरी नहीं कि जिसके पास वन ज़्यादा हो उसका वन प्रतिशत भी ज़्यादा हो। ये डाटा बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। देखिए 100 है मध्य प्रदेश के पास, एज्यूम किए टोटल एरिया, इसमें 70 स्क्वायर किलोमीटर वन है, यहाँ 50 में 40 है, प्रतिशत निकालेंगे ये आपको 80 आएगा, ये 70 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये छोटे छोटे टर्म जो है काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो हमारा टारगेट ही है कि आपका जो है कन्फ्यूजन, कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियरिटी हो। ठीक है, यहाँ पे जो भी टॉपिक आपको बताया जाएगा एकदम कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ बताया जाएगा। ये रिपोर्ट हम लोग देख लिए थे। तो इस रिपोर्ट में जो है सर्वाधिक यदि वन क्षेत्र की बात किया जाए तो देखेंगे स्क्वायर किलोमीटर में सबसे अधिक जो है किसके पास है, तभी हम लोग डिस्कस किए थे, सबसे अधिक है मध्य प्रदेश के पास 1 नंबर। दूसरे की बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़,
चौथे पे ओडिशा और पांचवे पे महाराष्ट्र है। तो सबसे अधिक वन क्षेत्र की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश 1 नंबर पे, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़, चौथे पे ओडिशा और पांचवे पे महाराष्ट्र है। ठीक है, क्लियर रखेंगे, सीक्वेंस याद रखेंगे, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। सबसे एक पे है मध्य प्रदेश, फिर है आपको अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा छत्तीसगढ़, इससे कम ओडिशा और इससे कम जो है महाराष्ट्र। तो ये सीक्वेंस याद रखेंगे। अब देखते हैं कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से। अब देखिए अगला डाटा आपके लिए मिल गया। प्रतिशत की दृष्टि से देश में जो है पहला स्थान है मिजोरम का। अब देखिए स्पष्ट हो गया होगा, आप सभी समझ लिए होंगे कि अभी देखिए कि वन क्षेत्र में एमपी सबसे ज्यादा है, लेकिन प्रतिशत में कौन है, मिजोरम सबसे ज्यादा है। और यहाँ पे देखेंगे तो 84.53% जो है वन जो है भाग जो है वनों से वन आच्छादित है। इस मामले से आगे जो है अगर देखेंगे तो 1 नंबर पे मिजोरम है वन प्रतिशत में, मिजोरम है। इससे कम जो है अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, देखिए यहाँ पे 79.33। इससे कम जो है मेघालय है, आपके लिए मेघालय है। इससे कम मणिपुर है और इससे कम जो है आपको नागालैंड है। तो जितने भी आपको ये नॉर्थ स्टेट वाले एरिया वाले स्टेट दिख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा प्रतिशत में पूछा जाए तो मिजोरम याद रखेंगे। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, 79% के साथ। तीसरे पे मेघालय, चौथे पे मणिपुर, पांचवे पे आपको नागालैंड है। क्लियर हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 से 21 के दौरान वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य, अभी अलग अगला क्वेश्चन आपके लिए हो गया। देखिए हम लोग वन रिपोर्ट देख रहे हैं, तो 2019 से 21 में कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा वन जो है वृद्धि करने वाला राज्य में 1 नंबर पे है आपको आंध्र प्रदेश। एक पे कौन है, आंध्र प्रदेश। 2019 के तुलना में सबसे ज्यादा वन वृद्धि हुआ है आंध्र प्रदेश में, 647 वर्ग किलोमीटर। दूसरे पे है तेलंगाना, ठीक है, तीसरे पे है आपको ओडिशा, चौथे पे कर्नाटक और पांचवे पे झारखंड है। नेक्स्ट देखते हैं, देश के 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है। 17 राज्य ऐसे हैं जहां पे वन क्षेत्र जो है 33% से अधिक है। इनमें से 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जैसे लक्षद्वीप है, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ये 75% से अधिक वाले हैं। यानी आप जाएंगे इस आप राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में रहने तो आपको वन ही वन देखने को मिलेंगे, 75% से अधिक वन है। जबकि 12 राज्य में आप बात करेंगे जैसे मणिपुर है, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, इन सब में भी 33% से अधिक है और 75% से कम है। ये सब रीजन में जो है आपको वन ज्यादा है। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट हम लोग कुल मैंग्रोव वन क्षेत्र का। तो भारत में जो है 4992 वर्ग किलोमीटर है। 2019 से तुलना करें तो 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2019 की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ है, ध्यान रखेंगे। मैंग्रोव क्षेत्र में अगर बात करें तो सबसे अधिक वृद्धि करने वाला पहला राज्य जो है वो है उड़ीसा, सबसे ज्यादा उड़ीसा, फिर है महाराष्ट्र और फिर है कर्नाटक। ये वृद्धि करने वाले हैं, सबसे अधिक वाले नहीं है, ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो है आपको डाटा दिया गया है स्टेट वाइज कि अभी किसकी क्या स्थिति है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एमपी का डाटा देख लिया आप, मध्य प्रदेश यहाँ पे देखें, ये आपको मध्य प्रदेश दिख रहा है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो है आपको ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है और प्रतिशत में आपको वन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे ध्यान देंगे, ये आपको मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में देखिए ये आपको प्रतिशत के रूप में देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इससे जो है आप देखेंगे इधर मेघालय, देखिए यहाँ पे मेघालय जो है देखें यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये सब रिपोर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिपोर्ट में देश में वनों का कुल कार्बन स्टॉक जो है 7204 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। देश में जो है कुल कार्बन स्टॉक 7200 जो है 4 मिलियन टन ये बताया गया है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, देश का जो है कुल बांस वाला क्षेत्र जो है बम्बू बियरिंग एरिया ये 1,00,000 ध्यान देंगे 1,49,443 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये बम्बू क्षेत्र है, यानी बांस जो है लगाया हुआ क्षेत्र जो है इसके बारे में बात किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ और है इसमें, फिर हम लोग लेक्चर को एंड करते हैं। तो ये हम लोग पर्यावरण से संबंधित जो है मैटर देख रहे थे, इसमें हम लोग वन रिपोर्ट देख रहे हैं। देखिए
कक्ष जो है वन स्मृति क्षेत्र की बात करें तो इसमें यदि बात करेंगे तो 2021 का रिपोर्ट है ये, और हम लोग देखे थे कि 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इनमें यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखें सबसे अधिक अगर आप देखेंगे तो ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है। 42.33% जो है मैंग्रोव जो है वन है। मैंग्रोव का वन जो है कक्ष वनस्पति की बात की जा रही है तो सबसे अधिक कहाँ पे है, आपको पश्चिम बंगाल में। फिर देखेंगे तो यहाँ पे आपको गुजरात में देखने को मिल रहा है। तो ये जो है रिपोर्ट है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में आप, इस चार्ट में आप देख सकते हैं सबसे अधिक यहाँ पे देखें तो आपको पश्चिम बंगाल, ये नीचे आपको दिख रहा है, ठीक है। ये वाला रीजन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल है 42.33% मैंग्रोव वन में नंबर 1। दूसरे पे देखेंगे यहाँ पे आपको गुजरात दिखेगा 23.54। इसके बाद देखें आप तो ये अंडमान और निकोबार दिख रहा है आपको 12.33। इसके अलावा आपको महाराष्ट्र जो है और आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश 8 और महाराष्ट्र 6, ये मैंग्रोव वन की प्रतिशत की स्थिति है, ठीक है। आगे चलिए 2019 से 21 के दौरान वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले पहले 5 राज्य का लिस्ट है। हम लोग पिछले पेज में इसको कवर किए थे। तो देखिए आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा वृद्धि किया है, 1 नंबर पे जो है आंध्र प्रदेश। इसके बाद तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर, फिर ओडिशा, फिर कर्नाटक और फिर झारखंड। कमी करने वाले कौन राज्य हैं जहां वनों का ह्रास हुआ है, पहले से भी कम हुआ है? तो ऐसे में है आपका पहला है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। देखें 287 वर्ग किलोमीटर वन यहाँ पे काटे गए हैं, ठीक है, ये ह्रास हुआ है। फिर मणिपुर है, इसके बाद नागालैंड है, फिर मिजोरम और फिर मेघालय। ये सारे रिपोर्ट को याद रखेंगे, क्वेश्चन में आपको काम आएगा, ठीक है। तो इन सारे रिपोर्ट को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन जो है बनते हैं, ठीक है। आपसे जो है यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि वनों में जो है सबसे ज्यादा ह्रास कौन किया, आप बता सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो आप उत्तर क्या करेंगे, अरुणाचल प्रदेश करेंगे, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि बताइए कि वन जो है सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाला कौन राज्य है, तो आप ये भी बता सकते हैं, ठीक है। तो वन स्थिति रिपोर्ट को हम लोग अच्छे से देख लिए, इसको कवर कर लिए। इससे रिलेटेड जो है आप कुछ क्वेश्चन लिख सकते हैं कि भारत के जो है वन स्थिति रिपोर्ट पे आप क्या कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसको लिखने का प्रयास करेंगे। भारत के वन स्थिति से रिपोर्ट से एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए फिर हम लोग लेक्चर को एंड करेंगे। देखिए अब इसमें जो है क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आपको बहुत सारे बन रहे हैं यहाँ पे, तो इसको जो है इस लेक्चर को 1-2 बार रिपीट करके सुन लेंगे, साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो नोट्स भी देख लेंगे, आपका जो है क्लियर हो जाएगा। नोट्स जरूर देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको लिखने के आ जाए कि भारत जो है वन स्थिति रिपोर्ट जो है 2021 की बात कर रहे हैं, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 भारत में जो है वनों के संबंध में जो भी, मान लीजिए, चलिए लिख देता हूं मैं, भारत के वनों के संबंध में जो भी मुद्दे हैं, ठीक है, और वन संरक्षण के लिए जो है सरकार क्या क्या उपाय कर रही है, ये भी आप ऐड कर लेंगे। खैर इसका हम लोग डिस्कशन यहाँ पे नहीं किए हैं कि सरकार जो है वन संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय कर रही है, जैसे सरकार इसके लिए क्या क्या योजना लेके आ रही है, ये भी आप चर्चा करेंगे। समग्र इसका चर्चा करेंगे, भारत का वन स्थिति जो है रिपोर्ट 2021 का जो है क्या स्थिति रहा, तो कंपेरिजन करके आप डाटा लिखेंगे, ठीक है। और इससे संबंधित जो है मुद्दे जो है आप सर्च करेंगे, आपके लिए काम है, टास्क है, ठीक है, कि कौन कौन से मुद्दे हैं, ठीक है। जैसे वन के लिए जो है शुरुआत तौर से जैसे चिपको आंदोलन क्या क्या होते रहा वन के लिए, ये आप लिखेंगे। तो वन के बारे में एक आप डिफिनीशन पहले लिखेंगे, ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट है क्या, ठीक है। फिर वनों के संबंध में जो मैटर है, फिर आप कंपेयर करेंगे इस रिपोर्ट में कि 2019 से जो है 2021 में क्या चेंजेज आया। देखिए वन का एक स्टैंडर्ड जो डिफिनीशन होता है कि एक जो है मानक तय किया गया है कि वन आखिर किसी स्टेट या किसी देश के लिए कितना होना चाहिए।
तो क्या इसको फुलफिल कर रहा है, ठीक है। अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सब हम लोग मैटर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये सब मैटर जो है आप लोग लिखेंगे यहाँ पे, कितना होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एक मानक जो है बन के लिए रिपोर्ट क्या होता है आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी जो है इसमें क्वेश्चन और भी बनते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में आता है उस क्वेश्चन को जरूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद।